हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैकयार्ड आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 22 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 23 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी ने 2014 के जीएस के पेपर में किस प्रकार का प्रश्न पूछा, उसे किस तरीके से हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न जीएस 3 का है, इंटरनल सिक्योरिटी का, 2014 में आया। 200 शब्दों में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसे इनपुट करेंगे और फिर इसके पूरे उत्तर फ्रेम को कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न है, भारत की सुरक्षा को गैर कानूनी सीमा पार प्रवेशन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है। इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवचनों को रोकने की रणनीतियों का वर्णन करें। अर्थात आपसे ना तो इसने आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा है, ना ही आपसे विवेचना की बात की है। केवल आपसे पूछा है कि आप तथ्य और तर्क के माध्यम से केवल वर्णन कर दें। क्लियर? तो आप ये समझ गए। साथ ही जिन लोगों को इन पुछल्ले शब्दों से संबंधित जानकारी चाहिए, वो यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आंसर राइटिंग की टिप्स की सीरीज को ज़रूर देखें। वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से इन पुछल्ले शब्दों को एक्सप्लेन किया है। क्लियर? अब इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपको कैसे इनकोड करना है, तो आप देखिए, प्रश्न है, गैर भारत की सुरक्षा को गैर कानूनी सीमा पार प्रवसन। यहाँ ये वर्ड पे ध्यान देना। देखिए, प्रवसन हमारे यहाँ फायदेमंद भी होता है, ठीक है, लेकिन जो गैर कानूनी सीमा पार प्रवसन है वो हानिकारक होता है। समझ गए? तो आप यहाँ पर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो माइग्रेशन होता है, जो प्रवसन होता है, वो नुकसानदेह होता है। वो नुकसानदेह भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है, लेकिन फ़ायदेमंद कौन सा होता है? जो कानूनी हो। क्लियर? तो गैर कानूनी सीमा पार प्रवसन किस प्रकार खतरा प्रस्तुत करता है। क्लियर? तो आप इसको सामान्य शब्दों में पहले ये बता दो कि गैर कानूनी सीमा पार प्रवसन होता क्या है। दूसरी चीज़, ये खतरा कैसे प्रस्तुत करता है, उसके 2-3 आप कारण बता दो। क्लियर? फिर आप अगले पैरा से बताओ कि किस प्रकार इसे बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात ये क्यों प्रमोट होता है, गैर कानूनी सीमा पार प्रवसन। और जब ये प्रमोट होता है तो इसको हमें कैसे रोकना चाहिए, यानी कि हमारी रणनीतियाँ कौन सी हैं, आप इसका जिक्र कर दो। इस तरीके से फिर निष्कर्ष दे दो और आपका ये उत्तर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए कि इसको हमें कैसे इनकोड करना है। पहले हमें ये बता देना है कि गैर कानूनी सीमा पार प्रवसन सामान्य तौर पर क्या है और उसी के साथ में इसका खतरा बता देना है। तो इतना हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? फिर हमें यहाँ से शुरू करना है। तो ये क्या, बढ़ावा देने के कारण कौन से हैं? 2-3 आप कारण बता दो पॉइंट फॉर्म में। क्लियर? फिर आप ये बता दो ऐसे प्रदर्शनों को रोकने की रणनीतियाँ कौन सी हैं। तीसरे में आप ये बता दिए और चौथे में आप अपना निष्कर्ष दे दो। क्लियर? अब आप लोगों को लग रहा होगा सर पॉइंट बता दीजिए, तो लिख लीजिए आप पॉइंट। आप देखिए, पहले आप ये बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर इसे बढ़ावा देने वाले कारक कौन से हैं, रोकने की रणनीतियाँ कौन सी हैं और निष्कर्ष। अब जब आप लिखोगे तो आप इसकी सामान्य परिभाषा लिख सकते हो कि ऐसा प्रवचन जो गंतव्य देश के आवर्जन कानून एवं राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। गंतव्य देश का मतलब जहां इनको जाना है। जैसे बांग्लादेश से लोग अगर भारत आ रहे हैं तो गंतव्य देश भारत हुआ और भारत के कानून और राष्ट्रीय सीमा का यह उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए गैर कानूनी प्रवसन कहलाएंगे। क्लियर? आप ऐसे सामान्य सा अर्थ दे दो। अब इसके खतरे कौन से हैं, तो आप बता दो कि तस्करी को प्रमोट करते हैं। अब जब तस्करी वर्ड आप लिखोगे तो ब्रैकेट में ये डाल दो, नकली नोट, नशीली दवाएं, मानव अर्थात लड़का व लड़कियां, इनका काफ़ी ज़्यादा इनकी तस्करी होती है। देखोगे आप कई सारे अवैध धंधों में लड़कियों को बाहरी देशों से लाया जाता है और आए दिन आप न्यूज़ में ऐसी घटनाएं देखते हो। क्लियर? फिर है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सहयोग। कई बार कई सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनमें इन लोगों के संलिप्त होने की खबरें मिलती हैं। क्लियर? कट्टरपंथी आतंकी समूहों द्वारा उपयोग। कई बार आप देखोगे जो वामपंथी ग्रुप हैं, कट्टर वामपंथी, नक्सलवाद वगैरह, इन सब में ये शामिल हो जाते हैं। खासतौर पर नागालैंड में नागालैंड की डिमांड की बात हो, या आप मणिपुर में कई सारे आप देखोगे। उत्तर पूर्वी राज्यों को अस्थिरता देते हैं, जाति संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन को अल्पसंख्यक बना देते हैं, तो इससे वहाँ पे जाति संघर्ष देखने को मिलता है। आप इस समय रोहिंगा को देख रहे होगे, आप ब्रू कम्युनिटी को देख रहे होगे, तो ये सारी चीज़ें हैं।
नागालैंड और त्रिपुरा में विशेष तौर पर बढ़ावा देने वाले कारक अब कौन से हैं? आपने इतनी समस्याएं बता दी, इनको पैरा में बता दीजिए या पॉइंट में बता दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इन्हें पॉइंट या पैरा में बताएंगे तो अंतिम वाले को फिर आप पैरा में बताइए। क्लियर? इनमें से एक ही पॉइंट में रहना चाहिए, सभी नहीं। अब बढ़ावा देने वाले कारक कौन से हैं? जब आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी की, तो वहाँ पर आपको पुश फैक्टर और पुल फैक्टर मिलते हैं 11th की बुक में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पुश फैक्टर कौन से होते हैं, पुल फैक्टर कौन से होते हैं। आप बेरोजगारी में भी यही देखोगे, गरीबी में भी यही देखोगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों की जो जनसंख्या वो काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए लोगों का वहाँ पे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, साथ ही बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है, धार्मिक व जातीय संघर्ष होते हैं। ये एक ही पॉइंट है जनसंख्या के अंतर्गत ही। तो ये सारे पुश फैक्टर हैं जिस कारण वो लोग वहाँ से आते हैं इंडिया की ओर या कई सारे पड़ोसी देशों की तरफ। पुल फैक्टर कौन से हैं? भारत की जैसे इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही है, तो उनको लगता है कि वहाँ पे हमें रोज़गार मिल जाएगा, साथ ही हमारी अच्छी हालत हो जाएगी। इसके अलावा भारत का कमज़ोर निगरानी तंत्र है, सीमा सुरक्षा इतनी मजबूत नहीं है। मजबूत ना होने का कारण ये बिल्कुल नहीं कि हमारे देश के जवान अवेयर नहीं है, मजबूत न होने के कई सारे रीज़न हैं। जैसे दुर्गम भौगोलिक स्थिति हमारे यहाँ की उतनी अच्छी नहीं है। कई बार आप देखोगे कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग ही नहीं है। फेंसिंग का मतलब तार नहीं वहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि नदियाँ बह रही हैं, आपको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन है वहीं पे, ठीक है। जांच व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। आप देखोगे कि हमारे यहाँ से इधर से उधर बांग्लादेश और इंडिया से कोई भी आ जा सकता है, इतनी जांच नहीं होती है जितनी पाकिस्तान को लेकर होती है। साथ ही सीमा प्रबंधन उचित नहीं है। आप देखोगे नेपाल के बॉर्डर पे आए दिन आपको तस्करी की घटना देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें, प्रवसन रोकने की रणनीतियाँ कौन सी हो सकती हैं? तो जब भी आप रणनीतियाँ पढ़ो ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमेशा उनको कई पार्ट्स में बांटा करो कि कूटनीतिक स्तर पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे देश के डाटा को शेयर करेंगे। प्रतिरोधी रणनीतियाँ कौन सी होंगी? हम अपने सुरक्षा बल को मजबूत करेंगे, उन्हें अवेयर करेंगे। साथ ही हम पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंधों को प्रमोट करेंगे। जैसे आप देखो कि बांग्लादेश के साथ जब हमने अपने संबंध को प्रमोट किया, तो शेख हसीना साहिबा ने हमारे देश की जो समस्या है रोहिंग्या की, उसको टैकल करने की शुरुआत की और उन्होंने कहा ठीक है, हम बांग्लादेश में एक आइलैंड में इन सबको बसा देंगे। डिजिटल पहचान पत्र को प्रमोट करें, लाइक आधार कार्ड जैसी चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो हम ये देख सकते हैं कि भाई साहब आपका आधार बना है कि नहीं बना है। और आप अभी देख रहे हो सीए एनआरसी को लेकर यही इशू है वहाँ पे। विकास को पड़ोसी देशों में बढ़ावा देना। कई बार क्या होता है कि जब हम पड़ोसी देशों में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है और वो लोग फिर हमारे देश में नहीं आते हैं। क्लियर? और पड़ोसी होने के नाते हमें ये चीज़ें करनी भी चाहिए। क्लियर? फिर निष्कर्ष आप लिख सकते हो कि कैसे देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा जा सकता है अगर हम इस समस्या से बच लें, ताकि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो अक्षुण्ण बनी रहे। क्लियर? तो आप इस तरीके से इस पूरे प्रश्न के उत्तर को देख लिए। कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, साथ ही वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।